अब हम सर्किट एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं जी कुछ एसी के। तो जी हमारा जो एसी करंट है उसमें हमारे पास जो सर्किट एलिमेंट्स हैं वो रेजिस्टेंस हो सकती है, वो हमारे पास कैपेसिटर हो सकता है, वो हमारे पास इंडक्टर है। अब रेजिस्टेंस जो है उसके लिए हम जो बेसिक रिलेशन जो रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं वो है जी हमारे पास V = I R। कैपेसिटर के लिए हम कैपेसिटर की इक्वेशन यूज़ करेंगे, और क्योंकि हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वोल्टेज और करंट के दरमियान जो रिलेशन है स्पेसिफिक सर्किट एलिमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए हमें जो है वो रिलेशन डेवलप करना होता है वोल्टेज और करंट के दरमियान। अब रेजिस्टेंस में तो V और I जो है वो आपस में रिलेटेड है ओहम्स लॉ से। तो कैपेसिटर के केस में हम V और I का जो रिलेशन है वो Q = CV को यूज़ करते हुए, और देन आप जो है वो करंट कैलकुलेट करते हैं इस चार्ज से, तो हम इस तरह से वोल्टेज और करंट को रिलेट कर सकते हैं। और इंडक्टर के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो सेल्फ इंड्यूस EMF वाली इक्वेशन है कि जी सेल्फ इंडक्शन के केस में हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है कि जी V = L डेल्टा I / डेल्टा T। अब वन बाय वन देख लेते हैं जी सब में। सबसे पहले जी हमारे पास हमने AC अप्लाई किया है रेजिस्टेंस पे, और AC कितना वोल्टेज हम दे रहे हैं जी V = V0 sin ωt। अब ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास सिंपली जो हमारे पास करंट आएगा वो इक्वल होगा V / R के, और हम डिफाइन कर सकते हैं I0 को यहाँ पे V0 / R। तो जी हमारा करंट आ जाएगा जी I = I0 sin ωt। अगर आप V और I दोनों को प्लॉट करें जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो हमारे पास जो है वो दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो दोनों क्वांटिटीज़ ज़ीरो से स्टार्ट हो रही हैं और फिर सेम बढ़ते हुए पीक पे जाती हैं, और देन जो है ना हमारे पास कंप्लीट वेव फॉर्म आती है। लेकिन जो दोनों में फ़र्क है वो ये है कि I का एम्पलीट्यूड जो है वो कम है, V का एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है जी, जब आप वो V0 को R से डिवाइड करेंगे तो I0 हमेशा V0 से कम होगा। फिर अगर आप इसके फेज़र वेक्टर्स बनाते हैं तो क्योंकि दोनों फिजिकल क्वांटिटी जो हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही हैं, तो जो हमारे पास जो फेज़र वेक्टर्स हैं वो दोनों के जो हैं वो हॉरिजॉन्टल होंगे और पैरेलल भी होंगे। जबकि I का जो फेज़र वेक्टर है वो क्योंकि I का एम्पलीट्यूड कम है, इस वजह से I का फेज़र वेक्टर जो है वो स्मॉल है करंट के लिए, और वोल्टेज का जो फेज़र वेक्टर है वो हमारे पास जो है वो लेंथ में ज़्यादा है क्योंकि हमारी उसकी पीक वैल्यू ज़्यादा है। देन ये जो सिस्टम है ये रेस्ट पे नहीं होगा, ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा के साथ मूव कर रहा होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे जो है हमारे पास जो है वो वेव प्रोपगेट करती है। अब जी यहाँ से हमारे पास जो एक चीज़ आती है वो ये है कि जी हमारा जो रेजिस्टेंस के केस में जो वोल्टेज और जो करंट है उनमें किसी किस्म का कोई फेस लीड और लैग वाला कंसेप्ट नहीं है, दोनों जो हैं वो इन फेज़ हैं। इसी वजह से हम पावर डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टेंस की, जो कि इक्वल होगी P = IV और I² R और V² / R से। लेकिन अगर आप इस बिहेवियर को कैपेसिटर से कंपेयर करें और देखें, कैपेसिटर में देखें, तो कैपेसिटर में जी हमारा जो करंट और वोल्टेज है उनमें इसी तरह से फेस लीड और फेस लैग का जो कंसेप्ट है वो एग्जिस्ट करता है। अब ये इस तरह ऐसा क्यों है उसको देख लेते हैं जी। सबसे पहले हमारा जो DC करंट है वो कैपेसिटर में से फ़्लो नहीं कर सकता, कैपेसिटर में से सिर्फ और सिर्फ AC करंट ही फ़्लो करता है। इसकी वजह क्या है, DC करंट जो है वो कैपेसिटर में से फ़्लो इस वजह से नहीं करता क्योंकि कैपेसिटर के दरमियान में हम जो है एक इंसुलेटर यूज़ करते हैं, और करंट के फ़्लो के लिए हमारा जो पाथ है वो कंप्लीट होना चाहिए, जबकि DC के केस में कैपेसिटर के लिए हमारा पाथ जो है वो कंप्लीट नहीं होता। इंसुलेटर जो है वो चार्जेस को फर्दर फ़्लो करने नहीं देता। कैपेसिटर चार्ज ज़रूर हो जाएगा लेकिन जो है फ़्लो चार्जेस का वो नहीं होगा, यानी कि सर्किट में से करंट फ़्लो नहीं करेगा। लेकिन जो हमारे पास AC के केस में चार्जिंग और कैपेसिटर की चार्जिंग और डिसचार्जिंग की वजह से करंट फ़्लो हो जाता है, यानी कि हाफ साइकिल में चार्जिंग होती है, देन नेक्स्ट हाफ साइकिल में डिसचार्जिंग होगी और सर्किट जो है
वो कंप्लीट लूप की फॉर्म में आ जाएगा। हाफ जो है साइकिल के अंदर चार्जिंग होगी, देन हाफ साइकिल के अंदर डिस्चार्जिंग होगी, लूप कंप्लीट हो जाएगा और हमारा करंट जो है वो बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाएगा एसी के केस में। अच्छा जी, अगर एसी में से करंट पास कर जाता है तो देन हम जो है इसके वोल्टेज और करंट को रिलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले जी हम इसके लिए वोल्टेज डिफाइन करेंगे और वो हमारे पास इक्वल होगा एसी वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी के। अब अगर आप जो है वो करंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले चार्ज कैलकुलेट करना होगा कैपेसिटर के लिए, जिसकी वैल्यू हमारे पास होगी जी Q इज इक्वल टू CV। और अगर आप V की वैल्यू यूज़ करें तो हमारे पास जो है चार्ज के लिए एक इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर आप ये जो चार्ज है, अगर आप इसे करंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको ये जो चार्ज की इक्वेशन है, हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे टाइम के अकॉर्डिंगली। और फिर अहम बात जो है कि हम चार्ज के उस ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट करेंगे और वो जो चार्ज के ग्राफ की स्लोप है वो हमें हर पॉइंट के ऊपर करंट को डिफाइन करके देगी। और अगर आप करंट की वैल्यू फाइंड आउट करें स्लोप को फाइंड आउट करते हुए तो वो हमारे पास आती है जी I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी के। देन अगर आप V और I दोनों का ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा जो V जो है वो टाइम t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि जो हमारा करंट है वो t इज इक्वल टू 0 पे अपनी पीक वैल्यू से स्टार्ट ले रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्लोप की कैलकुलेशन से जो है कॉस ओमेगा टी आ गया है। देन अब ये जो अगर आप देखें t इज इक्वल टू 0 पे तो हमारा I जो है वो मैक्सिमम है और V जो है वो वहाँ पे 0 है। देन अगर आप जो है इनमें जो है वो फेस एंगल के अकॉर्डिंगली देखें तो करंट जो है वो यहाँ पे लीड कर रहा है और वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है, जिसको हम फेजर वेक्टर्स की फॉर्म में अगर देखें तो करंट को एज अ लीडिंग वेक्टर दिखाया गया है और आप उसको देखते हैं वो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में नज़र आ रहा है। और देन हमारे पास जो है जो लैगिंग वेक्टर है वो है जी हमारे पास वोल्टेज वेक्टर कैपेसिटर के लिए। तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है, C फॉर कैपेसिटर, C फॉर करंट, यानी कि कैपेसिटर में करंट जो है वो लीड करेगा और वोल्टेज जो है वो लैग करेगा 90 डिग्री के एंगल से। इसके बाद अगर आप जो है वो कैपेसिटर के लिए रिएक्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो इक्वल होती है VRMS वैल्यू डिवाइडेड बाय IRMS वैल्यू। और अगर आप VRMS वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको डिवाइड तो इसके बाद IRMS वैल्यू लगाते हैं तो हमारे पास XC जो है वो इक्वल आ जाएगी 1/ωc के। अब ये जो 1/ωc का रिलेशन है ये हमें ये बता रहा है कि अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाएगी तो हमारे पास कैपेसिटर के लिए रिएक्टेंस जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर हमारा जो कैपेसिटर है वो लो रेजिस्टेंस जो है वो शो करता है। और अगर जो है लो फ्रिक्वेंसी हो देन हमारा जो कैपेसिटर है वो करंट के फ्लो के लिए ज़्यादा मज़ाहमत जो है वो शो करेगा। इन जनरल जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी कम होती चली जाएगी तो हमारा जो AC जो है वो इन जनरल डायरेक्ट में चेंज हो रहा होता है। इस वजह से क्या होता है जी कि जी जो हमारा जो कैपेसिटर है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करना शुरू कर देता है और करंट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है जी, किसके लिए, लो फ्रिक्वेंसीज़ के लिए। इसके बाद हमारे पास है जी इंडक्टर। इंडक्टर के केस में अगर हम I और V के दरमियान रिलेशन देखना चाहते हैं तो हम सबसे पहले I को डिफाइन करते हैं और I है जी हमारे पास I नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर आप जो है यहाँ से वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जो हमारे पास सेल्फ इंडक्शन के लिए, सेल्फ इंड्यूस EMF के लिए जो हमारे पास वोल्टेज का रिलेशन था साइलन L इज इक्वल टू L इंटू डेल्टा I डिवाइड बाई डेल्टा T। तो यहाँ से अगर आप V कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आएगा जी V इज इक्वल टू V नॉट कॉस ओमेगा टी। ये इन जनरल किस तरह से आया है, आपने करंट के ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट करनी है और वो जो स्लोप जो है वो आपको वोल्टेज देगी। अगर आप t इज इक्वल टू 0 पे स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वर्टिकल लाइन आएगी और वो वर्टिकल लाइन जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगी। और इसी तरह से अगर आप किसी और पॉइंट के ऊपर I पर स्लोप कैलकुलेट करते हैं जो कि सिंपली ढलवान से कैलकुलेट की जाएगी, हम एक टेंजेंट लेंगे और वो उस टेंजेंट की जो स्लोप है
आई के लिए वो हमें वोल्टेज देगी। तो अगर आप हर आई के ऊपर जो है एक टेंजेंट ड्रा करते चले जाएं आई पर, आई के ग्राफ पर, तो हमारे पास वोल्टेज का जो कर्व है वो आ जाएगा। और उसके लिए जो हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन होगा वो हमारे पास होगा जी V इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। अब ये जो हमारे पास कॉस ओमेगा टी है और हमारे वोल्टेज के लिए और करंट के लिए हमारे पास आई साइन ओमेगा टी है, अगर आप इनको प्लॉट करते हैं तो आपके पास जो है आई जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, वी जो है वो अपनी पीक वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, टी इक्वल टू 0 पे हमारे पास कॉस जो है वो 1 होगा, तो वी इक्वल टू वी नॉट आएगा हमारे पास, इसलिए वो पीक से स्टार्ट हो रहा है। देन अगर आप इसकी जो है वो फेज़र वेक्टर्स डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हमारे पास इस केस के अंदर वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री के साथ लीड कर रहा है, जबकि जो करंट जो है वो लैग कर रहा है 90 डिग्री के साथ। और ये जो सिस्टम है हमारा उसी तरह से रोटेशन हो रही है जी, वो जो फेज़र वेक्टर्स हैं वो उसी जगह पर जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा स्पीड के साथ रोटेट करेंगे और उसी के पैरेलल जो है हमारे पास वेव फॉर्म जो है वो ओमेगा स्पीड के साथ प्रोपगेट करते हुए आगे की तरफ जाएगी। देन अगर आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं जिसको हम कहते हैं जी रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, तो उसके लिए हम हमारा जो रिलेशन है वो XL अगेन VRMS डिवाइड बाय IRMS, देन इसकी कैलकुलेशन में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो है जी ओमेगा L के इक्वल आएगा। हमारा जो XL है रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर जो है वो फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और जो हमारे पास इंडक्टेंस है उसके प्रोडक्ट सेल्फ इंडक्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। अब इसमें अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हमारी जो रिएक्टेंस है किसी इंडक्टर की वो ज़्यादा होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो रिएक्टेंस जो है किसी इंडक्टर की वो कम होगी। इन जो है ये हमारे पास डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं। अब अगर हम जो है वो कंबाइन इफेक्ट्स को स्टडी करना चाहते हैं कि जी अगर हमारे पास एक सर्किट के अंदर सेपरेटली हमने देख लिया कि रेजिस्टेंस का बिहेवियर क्या है, वोल्टेज और करंट इन फेस रहते हैं, कैपेसिटर के केस में हमारे पास जो है करंट लीड करता है 90 डिग्री के साथ, इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है, लेकिन अगर हमारे पास कम्बिनेशंस आ जाएं देन हमारी जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको हम इम्पीडेंस कहेंगे कि जी एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टेंस भी है, जिसमें हमारे पास कैपेसिटर भी है जिसकी रिएक्टेंस XC है, हमारे पास इंडक्टर भी है जिसकी रिएक्टेंस जो है वो XL है, देन हमारी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी जिसको हम इम्पीडेंस कहेंगे उसे Z से रिप्रेजेंट करेंगे और वो इक्वल होगी VRMS डिवाइडेड बाय IRMS के, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल करंट के। देन जो अहम चीज़ है हमारे पास AC सर्किट्स में वो AC की पावर है। AC सर्किट में जैसे कि आपने देखा कि AC सर्किट में हमारा जो वोल्टेज और जो करंट है उनको हम एज अ फेज़र वेक्टर ले रहे हैं। तो जब फेज़र वेक्टर ले रहे हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो समहाउ वेक्टर्स की तरह डिफाइन करेंगे। इसीलिए अगर आप देखें तो जो हम जो पावर का जो रिलेशन यूज़ करते हैं वो डॉट प्रोडक्ट से मिलता जुलता है, और इसमें हमारे पास जो रिलेशन है वो है जी P इज इक्वल टू VRMS IRMS इनटू कॉस थीटा, यानी कि इसमें हम वोल्टेज का जो कंपोनेंट है करंट की डायरेक्शन में और जो करंट का कंपोनेंट है वोल्टेज की डायरेक्शन में वो हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये इसमें हमारे पास एंगल कॉस थीटा इन्वॉल्व हो जाता है। ये जो कॉस थीटा है इसे हम AC के अंदर जो है पावर फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो रेजिस्टेंस के लिए हमेशा 1 होगी पावर फैक्टर की। क्यों? क्योंकि उस केस रेजिस्टेंस के केस में V और R के I के दरमियान जो है हमारे पास किसी किस्म का कोई फेस लीड और लैग नहीं है, यानी कि वहाँ पे थीटा जो है वो 0 है, तो cos 0 1 होगा, तो रेजिस्टेंस के लिए पावर फैक्टर 1 होता है। जबकि जो इंडक्टर और कैपेसिटर्स हैं उनके लिए हमारे पास जो है वोल्टेज और करंट जो है वो 90 डिग्री के फेस लीड और लैग के साथ चलते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास जो है वो जो इंडक्टर और कैपेसिटर हैं उसमें हमारे पास पावर डेसिपेशन जो है वो 0 है, क्योंकि cos 0 होगा हमारे पास पावर फैक्टर 0 होगा, तो कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में हमारे पास जो है वो पावर जो है वो डेसिपेटेड जो है वो नहीं होती। अच्छा, अब इन जनरल होता क्या है, अगर आप जो है सेपरेटली जो है वोल्टेज और करंट कंडक्टर और कैपेसिटर के लिए जो ग्राफ हैं उनको देखें तो हमारे पास जो है वो इन जनरल ये जो कंप्लीट साइकिल है वो 4 पोर्शंस के अंदर कंप्लीट होगा। जो अगर आप कैपेसिटर की बात करें तो उसमें अगर आप फर्स्ट पोर्शन पे देखें तो आप क्या देखते हैं कि जो हमारे पास V और I जो हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमारी पावर जो है वो इन जनरल सप्लाई होगी। देन नेक्स्ट क्या हो रहा है, हमारे पास
एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमारी जो पावर जो है वो वापस चली जाएगी। यानी कि इसमें कंप्लीट 4 साइकिल तक अगर आप जाते हैं तो 2 साइकिल के अंदर किस तरह से जी पावर सप्लाई की गई है और 2 के अंदर जो है वो पावर को यूज़ किया गया है, और नेट जो है वो इन जनरल क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए हम कहते हैं जी पावर डेसिपेशन नहीं है। सेम यही एट्रीब्यूट जो है वो इंडक्टर में है कि जी 4 साइकिल्स हैं, 2 में जो है वो पावर जो है वो कंज्यूम होगी और 2 में जो है वो पावर जो है वो वापस दी जाएगी। अगेन ओवरऑल नेट जो है वो हमारे पास पावर डेसिपेशन जो है वो 0 होगी। इसके बाद अगर आप जो है ये देखना चाहते हैं कि कम्बिनेशंस में किस तरह से हमारे जो सर्किट एलिमेंट्स हैं वो बिहेव करते हैं, तो उसके लिए जी हम सबसे पहले अगर आप जो है वो एक कैपेसिटर को और एक जो है रेजिस्टेंस को सीरीज़ में अटैच कर देते हैं। अब सीरीज़ की वजह से करंट जो है वो दोनों में से सेम फ्लो करेगा, सीरीज़ में करंट सेम रहता है। देन अगर आप इनके फेज़र वेक्टर्स ड्रा करें तो आई जो है उसको हम हॉरिजेंटल ले रहे हैं, उस हॉरिजेंटल रेफरेंस के लिहाज से जो हमारे पास रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो करंट के साथ जो है वो पैरेलल होगा, जबकि जो कैपेसिटर है उसमें क्योंकि करंट लीड करता है इसलिए आपको जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नज़र आ रहा है, उसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। अगर आप नेट वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहते हैं VC और VR से, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो हमारे पास होगा जी V टोटल जो है वो इक्वल होगा जी VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर होल स्क्वायर रूट के। अब अगर आप यहाँ से इम्पीडेंस कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आ जाएगी जी R स्क्वायर, क्योंकि VR से और VC से हम IRMS के फैक्टर को कॉमन ले लेंगे, उसे दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे तो दैन हम इम्पीडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा जिसमें R स्क्वायर प्लस हाफ प्लस 1 ओवर ओमेगा C का होल स्क्वायर जो है और स्क्वायर रूट के साथ हम इम्पीडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा फेस एंगल है वोल्टेज और टोटल वोल्टेज और टोटल करंट के दरमियान वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं tan इनवर्स को यूज़ करते हुए। लेकिन अब ये जो टोटल वोल्टेज है ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? इन जनरल हम VC और VR को सम अप करते हैं। सम कैसे करना है? सेम वही मेथड जो हम किसी भी वेक्टर के लिए अडॉप्ट करते हैं, हेड टू टेल रूल। हम VR को उसी जगह पे रहने देंगे, VC को उठाएंगे और VR जो है उसकी जो टेल है उसको VC की जो टेल है उसको हम VR के हेड से ज्वाइन कर देंगे। दैन हम जो है अपना रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे जो कि आपको जो है वो सेंट्रल लाइन जो है वो नज़र आ रही है। और ये हमारा टोटल वोल्टेज होगा किसके लिए जी? ये हमारे पास वोल्टेज होगा RC सर्किट के लिए। अब RC सर्किट के अंदर जो है करंट जो है वो लीड कर रहा है, वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है, लेकिन ये जो फेस लैग और ये जो लीड है ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस और जो है हमारे पास कैपेसिटर की रिएक्टेंस पर। वो डिफरेंट होंगी तो हमारे पास जो है ये एंगल जो है वो वेरी हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इंडक्टर के लिए देखते हैं तो अगर आप RL सर्किट को स्टडी करते हैं तो RL सर्किट में हमारे पास जो है वो किस तरह से है जी? हमारे पास उसी तरह से जो हमारा VR है वो करंट की डायरेक्शन में है, जबकि जो हमारा वोल्टेज है इंडक्टर के लिए क्योंकि वो लीडिंग वोल्टेज होता है इंडक्टर में, तो हमारे पास जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर आप टोटल वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे जी? हेड टू टेल रूल यूज़ करेंगे। VR उसी जगह पर रहेगा, हम VL की जो है वो उसको लेकर आते हैं जी VR के साथ इस तरह से कि VL की टेल जो है वो आप अटैच कर देंगे VR के हेड से। देन हम जो है रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे और वो हमारा टोटल वेक्टर को कॉरिस्पॉन्ड करेगा और जो फेस एंगल है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा करंट से उस वेक्टर तक जिसको थीटा से जाहिर किया गया है। और इसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं जी? इसकी कैलकुलेशन के लिए हम अगर आपने टोटल इम्पीडेंस निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास रिलेशन आ जाएगा स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। और अगर आप जो है फेस एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं अगेन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर और रेजिस्टेंस की वैल्यू को, वो हमें फेस एंगल देगा। इस केस में RL केस के अंदर हम क्या देखते हैं कि वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, लेकिन कोई डेफिनेट एंगल नहीं है कि जी कितने एंगल से लीड कर रहा है। वो डिपेंड करता है वो एंगल आपके जो है रिएक्टेंस के ऊपर और जो है रेजिस्टेंस पे। कुछ MCQs देख लेते हैं जी जो अभी तक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड। 100 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन AC of 24 वोल्ट एंड फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज। द करंट इन दिस सर्किट वुड बी। आपने करंट बताना है
जबकि जो आपको जो वैल्यूज़ गिवन है आपको जो है कैपेसिटेंस दे दी गई है, इसके अलावा जो है वोल्टेज दे दिया है। तो जो करंट जो है वो इक्वल किसके होगा, वो हमारे पास इक्वल होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर के, जो कि इन जनरल रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर होगी। अगर आप 1/ओमेगा c की वैल्यू लगाते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो इसके लिए आ जाएगा 0.75 एम्पेयर। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट है जी एन डैश शोज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ AC करंट बट परमिट्स द DC करंट। वो कौन सी डिवाइस है जो AC को तो रोकती है लेकिन DC को फ्लो करने देती है आसानी से? तो जी इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें से जो है DC जो है वो बहुत आसानी से गुजर जाता है, किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस का उसे सामना करना नहीं पड़ता। जबकि जो AC जो है वो इंडक्टर में से जब पास करता है तो उसको ऑपोजिशन का बैक EMF जनरेट होती है जो कि ऑपोजिशन क्रिएट करती है। जबकि जो कैपेसिटर है उसमें से DC पास नहीं कर सकता। इस तरह से रेजिस्टेंस में से भी जो है वो विदाउट लॉस जो है वो DC करंट जो है वो पास नहीं करता, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है जी एक और MCQ है जी इन डैश सर्किट करंट लैग्स द वोल्टेज बाय एन एंगल लेस दैन 90। जी किस सर्किट के लिए हमारे पास जो है वो करंट जो है वो लैग करता है लेकिन वो जो एंगल है वो लेस दैन 90 है? तो जिस RC सर्किट के लिए RC सर्किट के अंदर करंट लीड करता है तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। फिर जो है हमारे पास C ऑप्शन जो है AC थ्रू कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है, यह भी ऑप्शन ठीक नहीं है। D जो है हमारे पास इंडक्टर के केस के अंदर जो है वो करंट लैग करता है लेकिन एग्जैक्ट 90 डिग्री के साथ। तो हमारी जो ऑप्शन है उसके जो हमारे जो गिवन डाटा है उसके मुताबिक जो पॉसिबल ऑप्शन है वो हमारे पास बी ऑप्शन है कि उसमें करंट लैग भी करता है और वो जो एंगल है वो लेस दैन 90 होगा, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास रिएक्टेंस चाहिए और हमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है। फिर हम फेस एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं।